हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। डेट है आज की 18 जून और आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट इश्यूज। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले करंट इश्यूज से, तो जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एस्टेब्लिश किए हैं? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को एस्टेब्लिश किया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में कि न्यूज़ क्या थी। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने क्या लॉन्च किया अभी अभी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर या खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। ये जो सेंटर्स हैं वो मेनली तीन चीज़ों के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहली चीज़ है रोबस्ट स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए। दूसरी चीज़ है वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए स्टेट्स में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक में उसको अच्छा करने के लिए, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा करने के लिए। तो ये जो सेंटर है स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने बनाया है खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वो मेनली तीन चीज़ों के लिए बनाया है। तो किस लिए बनाया है? तो देखिए, आप सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, रोबस्ट स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो स्टेट में वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए बनाया गया है। और तीसरा है कि जो इंडिया की जो परफॉर्मेंस ओलंपिक में उसे भी इम्प्रूव करने के लिए इसे सेटअप किया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये कहाँ कहाँ होने हैं? तो अभी देखिए 8 सेंटर्स इस्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट, जो कि कहाँ कहाँ होने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में होना है, केरला में, कर्नाटका, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और मिजोरम। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेंट है, इसलिए यहाँ पर ये स्पोर्ट्स सेंटर्स बनाए जाएंगे। चलिए हम इसके बारे में अब देख लेते हैं कि खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था 2017 में, 2017 में इसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये क्या करता है मेनली? तो जो ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट है वो जो स्पोर्ट्स है उनको ग्रास रूट लेवल यानी कि जो बिल्कुल नीचे स्तर, जो बिल्कुल लोअर लेवल होता है वहां से उठाना चाहती है। जो भी टैलेंट बिल्कुल लोअर लेवल पे है इंडिया का, वहां से उसको उठाना चाहती है। इसलिए ये खेलो इंडिया प्रोग्राम लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बेनिफिशियरीज कितने हैं? तो देखिए, आपको 200 मिलियन चिल्ड्रंस है जो कि 10 से 18 साल के बीच में है। तो मतलब इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है इस प्रोग्राम के? तो 10 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं वो सभी इसके बेनिफिशियरीज हैं। और ये एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाती है इन सभी बच्चों को जो स्पोर्ट्स में कुछ आगे करना चाहते हैं, जिसका नाम है पैन इंडियन स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें क्या है, जो 1000 हर साल 1000 यंग एथलीट्स को इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। लगभग उनको हर साल 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। हर साल 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप 8 साल तक उन्हें मिलती है। जो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं किसी स्पोर्ट्स में तो उनको और इम्प्रूवमेंट के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में और चीज़ें क्या है। तो देखिए, एक तो ये नेशनल प्रोग्राम है और बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल पे जो स्पोर्ट्स है या जो टैलेंट है उसको एनहेंस या उसको अच्छा करने के लिए है, ये उसको बढ़ावा देने के लिए है ये प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है मेनली किसके लिए बना है? तो मतलब ये किससे प्रेरणा लेकर या किसकी इंस्पिरेशन से बना है? तो गुजरात का एक मॉडल है, खेल महाकुंभ मॉडल। इसका नाम है खेल महाकुंभ मॉडल। इस मॉडल के थ्रू क्या होता है, ये जो खेल महाकुंभ है इसमें बहुत सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। उसी से इंस्पायर होकर ये खेलो इंडिया प्रोग्राम बना है। अभी अभी हाल ही में हमारे यहाँ हुआ था, खेलो इंडिया गेम्स भी हुआ थे, पुणे में हुए थे, याद होगा आप सभी को। तो वो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत करवाए गए थे, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्ट लिया था और स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिला था। ये जो प्रोग्राम बनाया गया है वो जो पहले 3 प्रोग्राम चलते थे उनको मिलाकर बनाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से वो प्रोग्राम थे। तो देखिए, राजीव गांधी खेल अभियान था, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम थी और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम थी। ये जो था राजीव गांधी खेल अभियान, ये खेल को बढ़ावा देने के लिए था। अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कीम थी वो जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव करने के लिए था। और जो नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम थी वो स्कॉलरशिप के लिए थी। तो इन सभी को मर्ज करके एक खेलो इंडिया प्रोग्राम बनाया गया। इसमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो इसमें पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम थी, जो हर साल 5 लाख रुपए दिए जाते थे 1000 एथलीट्स को, जो कि 8 साल तक उन्हें मिलते थे। तो इसमें कितने चिल्ड्रंस कवर हो रहे हैं? तो 200 मिलियन चिल्ड्रंस कवर हो रहे हैं, जिसके एज ग्रुप क्या है इसकी? तो वो 10 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं वो सभी इसके बेनिफिशियरीज हैं।
इसका एक जो मोटो है वो क्या है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, हर किसी के लिए स्पोर्ट्स आसान होना चाहिए। इसलिए ये किस पे मेन फोकस करता है, तो ये फोकस करता है ग्रास रूट लेवल पे। क्यों? क्योंकि हर किसी को स्पोर्ट्स, जैसे अगर किसी के पास कोई अच्छा टैलेंट है किसी स्पोर्ट में, तो वो आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो। इसलिए स्पोर्ट्स फॉर ऑल इसका एक तरीके से मोटो है, या फिर स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस का मतलब है कि कोई भी अगर किसी को कुछ भी स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा लेकिन नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, या कोई भी अच्छा टैलेंट है किसी स्पोर्ट्स के लिए, तो वो उसमें एक्सेल होना चाहिए। मतलब वो उसमें परफेक्शन की तरफ उसको जाना चाहिए उस स्पोर्ट्स में। तो उसके लिए का उसमें ये मदद करेगा क्या, खेलो इंडिया प्रोग्राम। चलिए हम अगला देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स से कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स से लेकर। ये जो इंडेक्स है ये जारी करता है IMD इंटरनेट। देख लेते हैं हम, चलिए इसके बारे में पहले देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो है, सबसे पहले शुरुआत कब से हुई थी इसकी, तो 1989 से शुरू हुआ था। और इससे कौन रिलीज करता है, तो इसे रिलीज करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि है IMD। तो ये इसे रिलीज करता है। ये आपको याद रखना है कि ये रैंकिंग कौन देता है, तो IMD देता है। इसका मतलब है ये IMD डिपार्टमेंट वाला नहीं है, ये क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, जो कि सिंगापुर में बेस है ये, जिसका हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। और ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करता है। तो देखते हैं ये क्या, देखिए इसमें 63 कंट्रीज पार्ट लेती हैं। इस रैंकिंग में 63 कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, जो कि 235 इंडिकेटर्स में जिन्हें एसेस किया जाता है या जिन्हें देखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस। तो इनमें से कुछ इंडिकेटर्स देखिए ये हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनमें इन्हें जज किया जाता है, जो भी इकोनॉमीज हैं या जो भी कंट्रीज हैं उन्हें जज किया जाता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है उस कंट्री की, कि उस कंट्री की इकोनॉमी कैसे चल रही है, या GDP कैसी ग्रो हो रही है, या फिर अदर पैरामीटर्स कैसे ग्रो हो रहे हैं इकोनॉमी के। फिर इसमें देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है उस कंट्री का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैसी है उस कंट्री में, हर फील्ड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे बढ़ रहा है। अगला इसमें देखा जाता है गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स ला रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, या फिर जो भी कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स लाते हैं वो इसमें देखे जाते हैं। और बिजनेस एफिशिएंसी भी देखा जाता है कि अलग अलग मतलब कि बिजनेसेस के बीच में या कंपनीज के बीच में कैसा कंपटीशन चल रहा है उस कंट्री के अंदर। तो ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इनके द्वारा इसमें रैंकिंग की जाती है। चलिए हम देखते हैं रैंकिंग के बारे में। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि इसमें रैंकिंग्स कैसी रही थी अलग अलग देशों की। तो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो इंडिया की रैंक थी 43rd रैंक थी इस साल 2020 में। और जो 2019 की रैंकिंग थी उसमें भी इंडिया की 43rd रैंक थी। मतलब इंडिया के में उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है रैंक में। रैंक की बात की जाए तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट बहुत सी फील्ड्स ऐसी थी जहाँ पे इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में दिखाई है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में दिखाई है इंप्रूवमेंट, करंट अकाउंट बैलेंस में इंप्रूवमेंट आई है इंडिया की, हाईटेक एक्सपोर्ट्स में भी आई है, मतलब हाईटेक एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है इंडिया, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में तो आई ही है। अभी इस समय यही न्यूज़ पे चल रहा है कि जो अपना इंडिया का फॉरेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चले जा रहा है। इसके बारे में हम अलग से प्री पॉइंटर में एक लेक्चर बनाएंगे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, वो आप जरूर देखिएगा। चलिए हम देखते हैं और किस में इंप्रूवमेंट आया है इंडिया में। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी इंप्रूवमेंट आया है, जो कि एजुकेशन के फील्ड में गवर्नमेंट करती है। और क्या आया है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही है एक साल ये 2019 से 2020 के बीच, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी अच्छी थी इंडिया की। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं, भले ही रैंक चेंज नहीं हुई हो, बट इन एरियाज में इंप्रूवमेंट आए हैं इंडिया के। अब हम अदर नेशंस की बात करें तो देखिए इस रैंकिंग में जो फर्स्ट स्पॉट पे था वो कौन था, वो था सिंगापुर। सिंगापुर की फर्स्ट रैंक थी। सेकेंड में था डेनमार्क, थर्ड में था स्विट्जरलैंड, और फोर्थ में था नीदरलैंड, फिफ्थ में हांगकांग। और जो यूएस की बात करें तो यूएस की रैंक थी 10th, इस साल 10th थी। जो पिछले साल यूएस की रैंक थी वो थी 3rd। तो इस बार ये जो रैंक थी वो कम हुई है यूएस की। और चाइना की बात करें तो चाइना अभी 14th था पिछले साल, बट इस बार 20th हो गया है। इस बार चाइना की रैंक कितनी है, 20th है। और जो ब्रिक्स की नेशन की बात की जाए तो इंडिया उसमें दूसरा है चाइना के बाद रैंकिंग में। सबसे अच्छी रैंक चाइना की है, फिर इंडिया की है, फिर रशिया की है जो कि 50th रैंक है, और फिर ब्राज़ील, फिर साउथ अफ्रीका की है। तो ये था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में। चलिए हम अगला देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास 750 मिलियन US डॉलर्स लोन अप्रूव्ड बाय AIIB टू इंडिया। इंडिया को लोन मिल गया है AIIB से 750 मिलियन US डॉलर का। इसके पहले भी इंडिया को AIIB से लोन मिला था जो कि था 500 मिलियन US डॉलर का। तो टोटल अभी तक इंडिया को लोन कितना मिल चुका है AIIB से, तो 1.25 बिलियन US डॉलर का लोन अप्रूव हो चुका है।
तो ये जो लोन है वो किस लिए दिया जा रहा है, तो वो जो कोविड-19 पेंडेमिक है उससे लड़ने के लिए इंडिया को दिया जा रहा है, उसको उससे हैंडल करने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए इंडिया को ये फंड या फिर ये लोन दिया जा रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करें तो AIIB का आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एक ऐसा बैंक है जो इंडिया की जो इकोनॉमिक या जो सोशल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, किस लिए दिया गया है, तो कोविड-19 से अच्छे से लड़ने के लिए दिया गया है या फिर उसको दूर करने के लिए दिया गया है ये, क्योंकि पुअर और वल्नरेबल पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस कोविड-19 का, जिसके कारण इसे इंडिया को लोन दिया गया है ताकि जो पुअर और वल्नरेबल है उनकी मदद कर सके इंडिया इन पैसों से। तो देखिए मेन क्या है, ये फंड कहाँ यूज़ होंगे, तो इम्प्रूविंग इनफॉर्मल सेक्टर, सेफ्टी नेट्स फॉर द नीडी एंड स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये 3 जगह ये फंड यूज़ किए जाएंगे। और पूरा की पूरा फंड AIIB ने नहीं दिया, कुछ फंड इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी मिलाया है, कुछ लोन इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी मिलाया है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है। तो ये जो एक है ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं इसकी, बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके, बहुत सारी अदर कंट्रीज मेंबर्स हैं इसकी। और ये क्या करती है, तो ये जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें जो सोशल या इकोनॉमिक आउटकम्स है उनको इम्प्रूव करती है, उनकी सोसाइटी या इकोनॉमी को इम्प्रूव करती है जो एशिया की कंट्रीज हैं उनको। तो ये किस लिए बनाई गई थी, मतलब किसके द्वारा बनाई गई थी, तो देखिए ये बनाई गई थी AIIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के कारण बनाई गई थी, जो कि कब एंटर हुआ था फोर्स में, तो ये हुआ था 25 दिसंबर 2015 को फोर्स में आया था या फिर लागू हुआ था AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। और इसी के कारण AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया गया था। इसकी जो मेन जो ऑपरेशन है वो कब से शुरू हुए थे, वो हुए थे जनवरी 2016 से मेन इसके ऑपरेशन शुरू हुए थे। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ये आपको याद रखना है कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, बीजिंग में। और कब से शुरू हुआ था, 2016 से। और किसके कारण हुआ, तो AIIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसके मेंबर्स शुरुआत में थे 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे, बट अब बढ़कर 97 हो चुके हैं, जिसमें कुछ कुछ प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स भी हैं, जैसे कि 27 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं इसके, जो कि अर्मीनिया, लेबनान, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या ग्रीस, ये सभी क्या हैं इसके प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं, जो कि बाद में आए हैं, बाद में जो AIIB के मेंबर्स इन्हें बनाया गया है। तो G20 में से भी 14 जो देश हैं G20 के वो भी इसके मेंबर हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड UK, ये सभी क्या है इसके मेंबर हैं। चलिए हम इनके मेंबर के बारे में अगर देखें तो देखिए इनके मेंबर्स की बात की जाए तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कंट्रीज, वो सभी क्या है इसकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ये सभी क्या है, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ADB मेंबर्स एंड AIIB प्रोस्पेक्टिव फाउंडिंग मेंबर्स। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं वो ADB के मेंबर्स भी हैं और फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं AIIB के। अगला हम देखते हैं तो देखिए जो येलो कलर से आपको कंट्रीज दिख रही है, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ पर ये कौन सी कंट्री है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये कंट्री आपकी कौन सी है। और ये देखिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा जापान, और ये वाली कंट्री यहाँ पर। तो ये जो पीले कलर से आपको जो कंट्रीज दिख रही हैं वो क्या है, तो वो जो है वो ADB की मेंबर्स हैं, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर्स हैं, बट AIIB की मेंबर्स नहीं है। और जो ये ब्लू कलर से हैं वो AIIB के मेंबर्स हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो AIIB के मेंबर्स कौन कौन से, तो ये रेड वाले और ब्लू वाले जो हैं वो जो भी कंट्रीज हैं वो सभी क्या हैं AIIB की मेंबर्स है। जो रेड है वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जो ब्लू हैं वो बाद में जोड़े गए। तो गाइस ये थी यहाँ तक थी आज की उसकी न्यूज़ AIIB के बारे में। अगली हम देखते हैं, अगली न्यूज़ हमारे पास वंदन योजना के बारे में। तो न्यूज़ क्या है, वंदन योजना हेल्प ट्राइबल्स बीट ऑड्स। ट्राइबल्स की जो जो भी मुश्किलें हैं उनको दूर करने में वंदन योजना बहुत ही कारगर साबित हुई है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो न्यूज़ के बारे में सबसे पहले देखें तो देखिए न्यूज़ कुछ ऐसी है कि द ट्राइब्स ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड हैव मेड गुड इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम द वंदन योजना। तो जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थे या फिर जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं नागालैंड के, वहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक रिटर्न्स कमाया है या फिर प्रॉफिट कमाया है इस योजना के अंदर, वंदन योजना के अंदर। जो नागालैंड में जो ये योजना इम्प्लीमेंट हो रही है वो किस प्रोजेक्ट के थ्रू हो रही है, तो वो हो रही है हिलब्रूम प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है, जिसके कारण इसमें क्या है बहुत ज़्यादा इन्होंने जो यहाँ की ट्राइब्स है उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाया है या इकोनॉमिक रिटर्न बहुत ज़्यादा कमाया है। चलिए हम सबसे पहले वंदन योजना के बारे में देखते हैं, फिर हम
हिलप्रूम प्रोजेक्ट के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री वंदन योजना के बारे में। तो ये कब से शुरू हुई थी? तो ये 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने इसे अनाउंस किया था, इस प्रोग्राम को या इस योजना को। और इस योजना को लॉन्च किसने किया था? तो ये किसके अंडर पे आती है ये योजना? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। डिपार्टमेंट की बात की जाए तो कौन से डिपार्टमेंट में? तो ट्राइफेड के अंदर। इसे ये ट्राइफेड जो है, ये डिपार्टमेंट जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करता है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी? ट्राइफेड। और किसके अंडर पे आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर पे आती है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है ट्राइफेड। इसके बारे में भी हम प्री पॉइंटर में बताएंगे, आप जरूर से देखिएगा, आज शाम तक वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा। इसकी जो ये योजना है वंदन योजना, इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है ट्राइबल जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी इनकम को इम्प्रूव करना या उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव करना। उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें उनको प्रॉफिट दिलवाना। तो ये वंदन योजना का काम है। और ये कैसे होगा? तो इससे ये गवर्नमेंट जो करेगी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा किया जाएगा। ये देखिए आप, इस योजना के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो लगभग 30 SHGs या सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक मिनट में इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से। ये देखिए, ये 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएगी जो गवर्नमेंट है वो इन 30 ट्राइबल गैदरर्स में बीच में। मतलब कि जो एक SHG है उसमें 30 लोग रहेंगे, 30 आदिवासी लोग रहेंगे। और हर एक SHG क्या करेगा? काम करेगा अपने जो भी स्किल है, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो करते हैं उसकी जो स्केल है वो इम्प्रूव करने के लिए। इससे क्या हो सके? उनकी जो इनकम है या जो रिटर्न है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये जो मेन क्या है, इस ये योजना का मेन एम क्या है कि जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनका जो रिटर्न है वो इंक्रीज करना और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करना। तो ये है इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव या एम। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। अब अगला क्या है हमारे पास? अगला है हिलब्रूम प्रोजेक्ट। ये नागालैंड में स्पेशली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। जिस देखिए कब हुआ था? तो ये 15 अगस्त 2019 में हुआ था ये लॉन्च, हिलब्रूम प्रोजेक्ट जिसका नाम है। और ये किसके अंडर पे हुआ था? तो ये वंदन योजना के अंडर में ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? तो ये एक लोकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। किस किस चीज़ों के लिए लोकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं? तो प्रोसेसिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, मार्केटिंग के लिए और सेल ऑफ माइनर प्रोड्यूस। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी नागालैंड के जो ट्राइब्स जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो भी वो करती हैं प्रोड्यूस, तो उसके लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसमें जो वैल्यू एडिशन है उसके लिए और मार्केटिंग के लिए या सेल के लिए ये एक लोकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो उनका प्रॉफिट है इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से वो इंक्रीज हो सके या वो एनहेंस हो सके, ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ सके। तो ये कुल मिला के जो वंधन योजना है वो किस लिए है? तो वो ट्राइबल्स की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इंप्रूव करने के लिए और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास पीके मोहंती कमेटी। ये कमेटी किस फील्ड से रिलेटेड है ये आ सकता है यूपीएससी में। तो ये देखिए, ये सेटअप किया था आरबीआई ने। और ये किस लिए सेटअप किया था? तो ये सेटअप किया था रिव्यू करने के लिए जो भी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, उससे रिलेटेड। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो भी ओनरशिप या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उनको रिव्यू करने के लिए, उनकी जो गाइडलाइंस है उनको रिव्यू करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, जो कि आरबीआई के द्वारा किया था। अगली न्यूज़ है हमारे पास, न्यू फिश स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में नई फिश स्पीशीज डिस्कवर की गई है, उसके बारे में है ये। तो देखिए, ये डिस्कवर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। किसने किया है? तो डॉक्टर केशव कुमार झा ने किया है। और इसका नाम क्या है? मैंने आपको इसका नाम याद रखना है। वैसे मगअप तो नहीं करना, रटना तो नहीं है, क्योंकि आप रट तो नहीं पाएंगे इतना बड़ा नाम या फिर इतना खतरनाक नाम। इसलिए आपको एक अंदाजे से याद रखना है। इसका नाम क्या है? शिजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस। तो ये देखिए जो नाम है, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जो सीजोथोरैक्स है वो क्या है? ये एक जीनस है या इसका जीन है, ये इसका जीन है। और ये जो दूसरा नाम है सिकुसिरुमेंसिस, ये एक नदी का नाम है जहाँ पे ये पाई गई थी ये फिश। तो ये बिल्कुल न्यू फिश की स्पीशी है, ये आपको याद रखना है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, और नाम इसका ये है। चलिए हम अगले न्यूज़ के बारे में देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास एशियन यूथ पैरा गेम्स की। इसका वेन्यू डिसाइड हो चुका है 2021 के लिए, जो कि है बहरीन। जो एशियन यूथ पैरा गेम्स जो
होना है 2021 में, वो कहाँ होना है, वो होना है बहरेन में होना है, और ये चौथा एडिशन रहेगा इस गेम्स का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, और जो लास्ट जो गेम हुआ था 2019 में हुआ था, वो भी दुबई में ही हुआ था। इसका मतलब है ये गेम कब होता है, हर 2 साल में एक बार होता है। अगला हम देखते हैं, अगली न्यूज़ हमारे पास डेक्सामेथासोन ड्रग के बारे में है। ये ड्रग किस लिए है, तो ये ड्रग हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, क्योंकि WHO ने एक ट्रायल के द्वारा इसे अप्रूव किया है कि इससे जो कोविड-19 की डेथ है, उनकी जो संख्या है वो कम हो सकती है। मतलब डेथ्स को इससे, तो कोविड-19 के कारण जो डेथ्स हो रही हैं या लोग मर रहे हैं कोविड-19 के कारण, तो वो इससे रोका जा सकता है इस ड्रग से। WHO ने अभी-अभी ये जो ट्रायल के थ्रू इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे अप्रूव किया है डेक्सामेथासोन को। ये क्या है, एक पहले जो थी, अभी तो ये कोविड-19 के लिए यूज़ होगी, बट जो पहले थी ये एक स्टेरॉइड ड्रग है। ये एक स्टेरॉइड ड्रग है जो कि बहुत ही सस्ती है और हर जगह अवेलेबल है, इसलिए इसका यूज़ एफिशिएंट रहेगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो गाइस आज की न्यूज़ में इतना ही था। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या न्यूज़ देखी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश करने वाली है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमने सेंटर्स के बारे में पढ़ा, और खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में भी देखा कि उसमें क्या-क्या था और उसके फीचर्स क्या थे। फिर हमने पढ़ा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में, इंडिया की रैंक 43rd थी और बाकी कंट्रीज़ की कैसी रैंक थी और क्या-क्या कैटेगरीज़ थी जिनमें ये रैंकिंग की दी जाती है, वो सभी हमने इसमें देखा। अगला हमने देखा कि जो AIIB है उसने इंडिया को लोन दिया है $750 मिलियन का, और इसके पहले $500 मिलियन का दे चुका था। तो AIIB के बारे में भी पढ़ा हमने इस न्यूज़ में। फिर उसके बाद हमने देखा वंदन योजना के बारे में, वंदन योजना के बारे में देखा हमने। फिर हमने देखा हिलब्रूम प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि नागालैंड में लॉन्च हुआ गया था, और वो किस लिए किया गया था, तो एक लोकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए किया गया था ये हिलब्रूम प्रोजेक्ट। अब वहाँ के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचने के लिए या फिर उसमें वैल्यू एडिशन के लिए या उसकी प्रोसेसिंग के लिए। और फिर हमने देखा पीके मोहंती कमेटी आरबीआई ने बनाई थी, किस लिए बनाई थी, तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है या ओनरशिप है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, उसकी गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए बनाई थी। फिर हमने देखा न्यू स्पीशीज डिस्कवर हुई है अरुणाचल प्रदेश में फिश की, जिसका नाम सीजोथोरेक्स सीकुसिरोमेंसिस था। फिर हमने देखा एशियन यूथ पैरा गेम्स का वेन्यू डिसाइड हुआ है, जो कि बहरेन में है, और कब होना है, तो दिसंबर 2021 में होना है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुबई में है। फिर हमने देखा डेक्सामेथासोन ड्रग है, वो कोविड-19 से जो मौतें हो रही हैं उससे लड़ने में बहुत ही कारगर साबित होगी WHO के द्वारा। तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमेशा की तरह इस लेक्चर की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS एडिट पे मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।